Hello everyone, this is video number 2 of chapter 4 Geography class 8. Chapter name is Agriculture. इस chapter में हमने introduction part cover किया था and जो farming system होता है वो हमने इस topic में cover किया था अपनी video 1 में. तो video 1 का जो link है वो नीचे description box में given है, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने अभी नहीं देखी तो. सो आगे हम कंटिन्यू करते हैं. उससे पहले प्लीज़ हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें. हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. कितनी प्रकार की जो फार्मिंग होती है. फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस वर्ल्ड. फार्मिंग जो होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग तरीक़ों से प्रैक्टिस की जाती है, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से जो फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग को करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. तो जो फार्मिंग होती है वो डिपेंड करती है जियोग्राफिकल कंडीशंस पे. वहाँ का कैसा कंडीशन है, जियोग्राफिकल कंडीशन है, टेम्परेचर कैसा है, ठंड है, गर्म सर्दी है, बारिश बहुत होती है, तो ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है जियोग्राफिकल कंडीशंस. डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो फार्मिंग के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है, जो क्रॉप्स उगाई जा रही हैं उसका कितना ज़्यादा डिमांड है, लेबर वहाँ पे कितने अवेलेबल है नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसी है, कैसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से फार्मिंग करी जा रही है. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इन्हीं चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि एक फार्मर जो है किस तरह से फार्मिंग कर रहा है. तो फार्मिंग जो होती है वो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है. एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है और दूसरी कमर्शियल. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं. ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है वो ज़्यादातर उन नीड्स को पूरा करने के लिए करी जाती है जो कि फैमिली के अंदर, यानी कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो बहुत ही लो लेवल पे या लो स्केल पे हम कह सकते हैं, जो क्रॉप्स उगाई जाती है उनकी क्वांटिटी जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती. इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो भी काफ़ी लो लेवल की होती है और हाउस होल्ड लेबर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप एरिया के अंदर, यानी कि जो लैंड होती है वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो घर के लोगों की हेल्प से ही प्रोडक्शन हो पाता है और जो आउटपुट होता है यानी कि जो क्रॉप्स उगती है वो भी बहुत ही कम होती है, स्मॉल अमाउंट होता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है आगे 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम इसको. एक होता है इंटेंसिव फार्मिंग और सेकेंड इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब इसमें हम देखते हैं कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर जो होता है वो क्या होता है. इसमें जो फार्मर होता है वो क्या करता है, एक छोटा सा प्लॉट होता है उसको कल्टीवेट करता है यूजिंग सिंपल टूल्स, यानी कि छोटे टूल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल की टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ नहीं होती है, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल टूल्स यूज़ करता है, लेकिन लेबर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ किए जाते हैं. क्लाइमेट जो होता है विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड fertile soil permits growing of more than one crop annually on the same plot. तो क्लाइमेट जो होता है काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पे अगर हम सन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सनशाइन वहाँ पे रहती है और ऑयल जो होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ऑयल होती है. फर्टिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सॉइल के अंदर और उसी की हेल्प से हम जो हमारी क्रॉप्स है वो ग्रो अच्छी होती हैं और जल्दी होती है. तो इसी वजह से ये काफ़ी अच्छा रीज़न है कि फर्टिलिटी सॉइल में काफ़ी होती है, जिसकी वजह से एक साल के अंदर सेम प्लॉट के ऊपर 2 क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं वो लोग, यानी कि फार्मर्स जो है वो 2 क्रॉप्स को उगा पाते हैं. एक छोटे से प्लॉट है, उस छोटे से प्लॉट पे फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है उस सॉइल की, इसी वजह से एक से ज़्यादा क्रॉप्स को वो उगा पाते हैं एक साल के अंदर. राइस इज़ द मेन क्रॉप. राइस क्या होता है, मेन क्रॉप होता है और बाकी क्रॉप्स भी होती है इसके अंदर इंक्लूडेड, जैसे कि वीट हो गई, मेज़ हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, ये सारे क्रॉप्स भी उगाई जाती है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर
is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon region of South, Southeast and East Asia. तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होती है काफ़ी ज़्यादा करी जाती है साउथ की, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट एशिया के अंदर। इन सारी जगह पे इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को, इस तरीके को अपनाया जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि मोर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और थिकली पॉपुलेटेड एरिया में होता है, और ज़्यादातर ये मॉनसून एरियाज़ के अंदर करी जाती है। अब मॉनसून एरियाज़ का मतलब है कि जो सॉइल है वो अच्छी फर्टाइल होगी, फर्टिलिटी उसमें बहुत अच्छी हो पाएगी, और पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है उस एरिया की। इसी वजह से इन एरियाज़ के अंदर क्या की जाती है, वहाँ पे खेती करी जाती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को। जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है, पॉपुलेटेड है, यहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी वजह से इन एरियाज़ के अंदर इस टाइप की फार्मिंग को अपनाया जाता है और इसी की हेल्प से वहाँ पे फार्मिंग होती है। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस जो एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है उसके अंदर दो कैटेगरीज में वो डिवाइड होता है। इसमें एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नेक्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग। सो फर्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं। उन्हीं एरियाज़ में इस तरीके से एग्रीकल्चर यानी कि फार्मिंग को करा जाता है। जैसे कि काफ़ी एरियाज़ हो गए, अमेज़ॉन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका के एरियाज़ हो गए, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ये कुछ प्लेसेस है, कुछ जगह है जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अपनाया जाता है और इसी तरीके से वहाँ पे फार्मिंग की जाती है। दीज आर एरियाज़ ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजनरेशन ऑफ वेजिटेशन। ये एरियाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल होती है यहाँ पे, और ईज़िली क्विकली बहुत जल्दी यहाँ पे क्या हो जाती है, वेजिटेशन यानी कि जो हरियाली है एक तरह से आप समझ सकते हैं, वो काफ़ी जल्दी रीजनरेट हो पाती है, क्योंकि पानी यानी कि हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ में हेल्प मिलती है। प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज़ एंड बर्निंग देम। जो प्लॉट है क्लियर किया जाता है ट्रीज़ को काट के, और उसके बाद उनको जला दिया जाता है, और जो एशेज़ होती है वही छोड़ दी जाती है और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। और उसके बाद वहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन से उगाए जाते हैं, मेज़ हो गया, याम हो गया, पोटैटोज़ हो गया, कसावा हो गया, अनग्रोन, ये सारे जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे उगाए जाते हैं। उसके बाद जब सॉइल की जो फर्टिलिटी एक बार ख़त्म हो जाती है तो उस लैंड को वहीं छोड़ दिया जाता है, यानी कि उस लैंड को एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है, और जो कल्टीवेटर होता है यानी जो फार्मर होता है वो एक नए प्लॉट पे उसी तरीके से वापस से क्या करता है, अपनी क्रॉप्स को उगाता है। कि जैसे पहले उन्होंने पेड़ काटे, पेड़ काटने के बाद जलाया उन पेड़ों को, वापस से एशेज़ वहीं छोड़ दी, तो इसी प्रोसेस को एक तरह से हम क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई 1 मार्क्स की, तो उसमें आप लिख सकते हो इट इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज नोमैडिक हर्डिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, तो नोमैड का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं। नोमैड का मतलब होते हैं कि उन लोगों को बोला जाता है जो जिनके पास एनिमल्स होते हैं, यानी कि लाइफ स्टॉक होता है। एरिया वाइज डिपेंड करता है, अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें या फिर काफ़ी एरियाज़ की बात करें, जैसे राजस्थान में अगर हम कैमल्स हो गए, शीप्स हो गए, गोट हो गया, उसी तरह हिली एरियाज़ के अंदर भी आपके गोट्स हो गए, शीप्स हो गए, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये लाइफ स्टॉक होता है। तो नोमैडिक हर्डर्स होते हैं जो चरवाहे होते हैं। हर्डर्स यानी कि चरवाहे, ये पिक्चर में आप एक पर्सन को देख सकते हो, इनको बोलते हैं नोमैडिक हर्डर्स, जो बंजारे भी हम जिनको बोलते हैं। तो ये हमारी कंट्री की या फिर वर्ल्ड की बात करें तो अलग अलग एरियाज़ में ये सिचुएटेड होते हैं और इनके पास लाइफ स्टॉक होता है।
डिफरेंट एनिमल्स हो गए, काउ, बफेलो, गोट, शीप। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लाइफ स्टॉक होता है इन। और ये जो हर्डर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं कुछ कुछ टाइम में। आगे हम इसमें समझेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। is practiced in semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some part of India like Rajasthan, Jammu and Kashmir। तो ये जो प्रैक्टिस की जाती है काफ़ी एरियाज़ में की जाती है। अगर हम बाकी एरियाज़ की बात करें अदर देन इंडिया, तो सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में होती है, सहारा डेजर्ट के। सेंट्रल एशिया में भी इस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। इंडिया की बात करें तो राजस्थान में आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के अलावा काफ़ी आप हिमाचल प्रदेश में भी इस चीज़ को देख सकते हैं, यूके में भी देख सकते हैं, यानी कि उत्तराखंड में भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं नोमैडिक हर्डिंग, ये आप इजीली इन जगहों पे देख सकते हैं। ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग होती है इसमें क्या होते हैं, हर्डमैन होते हैं देख, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने एनिमल्स के साथ फॉर फॉडर एंड वाटर, यानी कि चारे के लिए। जो घास खाते हैं या डिफरेंट प्लांट्स खाते हैं उस चीज़ के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और वाटर के लिए भी वो मूव करते हैं अलोंग डिफाइंड रूट्स। इनके पास जो रूट्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, ये नहीं है कि आज कहीं भी चले गए कल कहीं भी चले गए। इनके पास प्रॉपर रूट्स होते हैं और इन्हें पता होता है कि कहाँ इन्हें जाना है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट राइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। इनका जो मूवमेंट होता है वो इस पे चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेरेन यानी कि एरिया जो है, लाइक लैंड जो है वो प्लाटू एरिया है, हिली एरिया है। तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है इनका मूवमेंट। शीप, कैमल, याक एंड गोट आर मोस्ट कॉमनली रियर। ये जो एनिमल्स है, कैमल हो गया, याक या फिर गोट्स हो गए, तो ये बहुत ही कॉमन एनिमल होते हैं जो कि रियर किए जाते हैं, यानी कि पाले जाते हैं इन हर्डर्स के द्वारा। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो ये एनिमल्स काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं। मिल्क हो गया, मीट हो गया, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए जो कि हर्डर्स और उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हो उनको काफ़ी ज़्यादा इनसे फ़ायदा होता है। मिल्क को वो मार्केट में बेच सकते हैं, मीट को भी, वूल को भी। तो ये सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स उनकी हेल्प से मिलते हैं उन्हें, तो उसकी हेल्प से हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो पाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसके अंदर जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो, या फिर जो एनिमल्स को रियर किया जाता है वो मार्केट के अंदर सेल करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर केन प्लांटेशन। अब यहाँ जो प्लांटिंग हो रही है, यहाँ जो फार्मिंग हो रही है, इस क्रॉप को मार्केट में ले जाके सेल आउट किया जाएगा। तो ये वाली जो फार्मिंग हो गई इसको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल फार्मिंग, जिसके लिए पैसे के लिए ये फार्मिंग की जाती है। यानी कि जो फार्मर है काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में किसी भी क्रॉप को उगाता है और देन उसके बाद वो उस पर्टिकुलर क्रॉप को मार्केट में जाके सेल कर देता है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एरिया होता है कल्टिवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसमें जो पैसा होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन्स। मशीन्स के द्वारा सारा काम होता है। जो फार्मिंग होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, उसके अंदर कमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कमर्शियल गेन क्या होता है। कमर्शियल ग्रेन आर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल ग्रेन यानी कि जो क्रॉप्स उगाई जाती है किस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसमें वीट हो गया, मेज़ हो गया, आर कॉमन कमर्शियली ग्रोन ग्रेन्स। ये कुछ ऐसी क्रॉप्स है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती है, आई मीन ग्रो की जाती है
और उसको मार्केट में बेचा जाता है। मेजर एरियाज वर कमर्शियली और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इस प्रैक्टिस आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो इस फार्मिंग को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कहाँ कहाँ इस फार्मिंग को किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए नॉर्थ अमेरिका के, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ग्रासलैंड्स एरियाज़ है वहाँ पे उस चीज़ को प्रैक्टिस किया जाता है। यूरोप के अंदर भी काफ़ी जगह है और एशिया में भी। सो दीज आर द स्पार्सली पॉपुलेटेड विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर 100 और हेक्टेयर। तो ये एरियाज़ जो होते हैं, पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी कम होती है, लेकिन फार्म्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं और काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में, हेक्टेयर्स यानी कि बहुत बड़ा एरिया होता है, वहाँ पे फैले हुए होते हैं, स्प्रेड होते हैं। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन, ओनली अ सिंगल क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। तो कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जिसकी वजह से एक तरह से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठंड की वजह से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और वहाँ पे सिर्फ एक सिंगल क्रॉप को ही उगाया जा सकता है या फिर उगा पाते हैं वो, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती है किसी भी फार्मिंग के लिए। अगर क्लाइमेट जो है फेवरेबल नहीं है तो हम वहाँ पे क्या नहीं कर पाते, किसी भी क्रॉप को उगा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन आ गई, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, विंटर्स के अंदर हम क्रॉप्स को नहीं उगा पाते। तो इसी वजह से वहाँ पे क्या हो सकता है, सिंगल क्रॉप को ही उगा पाएंगे। नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है? द लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक। यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स को भी उगाया जाता है और लाइफ स्टॉक जो होता है वो दोनों ही साथ में रखा जाता है। यानी कि यहाँ पे जो ग्रो किया जा रहा है क्रॉप्स को भी, और यहाँ पे लाइफ स्टॉक जो है आपका, लाइफ स्टॉक को भी एक तरह से पाला जा रहा है एक ही फार्म के अंदर। एक एरिया है, उसके अंदर आधे एरिया में क्रॉप्स को उगाया जा रहा है और हो सकता है आधे या उससे थोड़े से कम एरिया में क्या किया जा रहा है, लाइफ स्टॉक को रखा जा रहा है। पोल्ट्री फार्म्स हो गए जहाँ पे एग्स वगैरह होते हैं, या फिर काऊ का एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया हो गया, उस जगह पे काऊ जो है मिल्क जो है मार्केट में सेल आउट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो किस कैटेगरी में आती है, मिक्स फार्मिंग में, जहाँ पे आपके क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं और लाइफ स्टॉक को भी साथ में रखा जाता है, रियर किया जाता है। ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होता है? ये यूरोप के अंदर प्रैक्टिस होती है मिक्स फार्मिंग, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। ये काफ़ी सारे कंट्रीज़ है, काफ़ी सारी जगह है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे मिक्स फार्मिंग जो होती है प्रैक्टिस की जाती है। नेक्स्ट इज प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? थर्ड हमने कैटेगरी ये देखी थी कमर्शियल फार्मिंग के अंदर, थर्ड कैटेगरी क्या थी? प्लांटेशन। अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग where single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और कॉटन आर ग्रो। तो इसके अंदर सिर्फ सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, टी की, कॉफ़ी की, शुगर केन, कैश्यू, इन सब चीज़ों की, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इन क्रॉप्स को उगाने के लिए। The produce may be processed on the farm itself or in nearby factories. तो ये जो प्रोडक्शन होती है टी, कॉफ़ी, शुगर केन या इन सारी चीज़ों की, इनको प्रोसेस करने के लिए या तो वो फार्म के अंदर ही वहीं पे एक छोटी सी फैक्ट्री होती है, वहाँ पे ही प्रोसेस हो जाती है, या फिर कोई नियर बाय फैक्ट्री वहाँ पे होती है, उन जगह जाके, उस फैक्ट्री में जाके उसको प्रोसेस किया जाता है। टी का फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। टी जो होता है, टी एक लीव्स की फॉर्म में होती है, तो उसको प्रॉपर टी की फॉर्म में छोटे छोटे जो दाने से होते हैं उनको प्रोसेस करने में एक फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे ले जाया जाता है, वहाँ से वो प्रॉपर टी की फॉर्म में आती है। उसी तरह से कॉफ़ी जो होता है एक प्लांट होता है, उसको सुखाया जाता है, पूरा प्रोसेस होता है,
उसके लिए भी क्या किया जाता है, उसको फैक्ट्री में ले जाया जाता है, ऐसे कैश्यू। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो क्रॉप्स होते हैं स्पेशली, इनको प्रोसेस करने के लिए या तो जहाँ पे ये उगाई जा रही हैं उसी फार्म के अंदर एक छोटा सा फैक्ट्री को इस्टेब्लिश किया जाता है और वहीं से फिर वो मार्केट में सेलिंग के लिए जाती है। नहीं तो आसपास के एरियाज़ में, वहीं जो फार्म एरिया है वहीं के आसपास के एरिया में किसी फैक्ट्री जो होती है या इस्टेब्लिश की जाती है, वहाँ पे उसको ले जाया जाता है इन क्रॉप्स को और प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो जो प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट्स है, कॉफ़ी हमें कॉफ़ी के फॉर्म में मिले तो उस फॉर्म में हमें वो मिल पाए। इसीलिए इन चीज़ों को फैक्ट्रीज़ में ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर अ सच फार्मिंग। तो इस तरह की फार्मिंग के लिए काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस हो रही है वहीं आसपास हो रही है जहाँ पे उगाई जा रही हैं। इसलिए इन सब सारे क्रॉप्स को ले जाने के लिए मार्केट तक काफ़ी अच्छे नेटवर्क की ज़रूरी होती है, काफ़ी अच्छा नेटवर्क होना ज़रूरी है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ज़्यादातर जो प्लांटेशंस होती हैं, यानी कि ये जो क्रॉप्स है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, ये सारी कहाँ पे आपको मिलेंगी? ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगी पूरे वर्ल्ड के। रबर की अगर हम बात करें, जो कि मलेशिया, कॉफ़ी जो है ब्राज़ील की काफ़ी अच्छी मानी जाती है, टी जो है सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया का, एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पे अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं, ग्रो की जाती है। नेक्स्ट इज़ मेजर क्रॉप्स। यहाँ पे आप कुछ पिक्चर्स गिवन है, आप देख सकते हैं प्लांटेशन कैसा होता है बनाना का, इस तरह के ट्रीज़ होते हैं। और राइस कल्टीवेशन किस तरह से की जाती है, वीट हार्वेस्टिंग, यहाँ पे वीट को काटा जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है, उगने के बाद जो ग्रो हो गई है वीट, और उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। और बाजरा कल्टीवेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ प्लांट्स है और फील्ड्स है जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है डिफरेंट क्रॉप्स का। सो ये जो टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So if you like this video, please like it and please subscribe our channel. Thank you.